Good morning, student. My name is Anil Devda, and this is the fourth lecture of 12th physics. In this lecture, we discuss about the numerical based on the Coulomb's law. So now let's start. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली बात करेंगे किसके बारे में कि भाई न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। लेकिन सबसे पहली बात सीधी सी बात यह है कि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका आगे पीछे का नॉलेज तो होना चाहिए ना, यानी उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो इसी के 3 लेक्चर्स में बेसिक कूलॉम्स लॉ और चार्ज की प्रॉपर्टी, रिलेटिव परमिटिविटी इनके ऊपर बना चुका हूं। तो आप पहले वो जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा मैंने मिक्सअप क्वेश्चंस लिए हैं, न्यूमेरिकल के साथ साथ एमसीक्यूज भी लिए हैं, ठीक है। तो ताकि आप लोगों ने अभी तक जो 3 लेक्चर्स में पढ़ा है उसका हम अच्छी तरीके से रिवीजन भी कर सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर किस तरीके से है समझिएगा, देखते जाइएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारे पास में क्या है, द करेक्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज अट्रैक्शन, रिपल्शन, इंडक्शन एंड ऑप्शन डी फ्रिक्शन। मतलब हमें यहां पर देखना है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन का मीनिंग यहां पर क्या है कि जैसे मुझे किसी ने ये बॉडी दे दी, ठीक है, मुझे किसी ने ये बॉडी दे दी। अब ये बॉडी देने के बाद में उसने क्या बोला कि आप बताइए कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। तो इसके ऊपर चार्ज होने की प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से, या इन 4 में से कौन सी प्रॉपर्टी से हम कहेंगे कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। अट्रैक्शन से, रिपल्सन से, इंडक्शन से और फ्रिक्शन से। चलिए तो एक एक करके एक ऑप्शंस को समझते हैं। सबसे पहली बात तो अट्रैक्शन। तो देखिए अगर मुझे किसी भी बॉडी को अगर चेक करना है, किसी बॉडी को चेक करना है कि भैया ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब इसके ऊपर चार्ज दिया गया है या नहीं दिया, यानी ये बॉडी चार्ज्ड है या नहीं। तो भैया अट्रैक्शन के लिए मैंने क्या करा, तो सिंपल से हम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज देखने का एक सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, याद कीजिए कि हम कागज के छोटे छोटे पीसेस करेंगे, कागज के बड़े छोटे छोटे से पीसेस करें, और छोटे छोटे से पीसेस करने के बाद इसको जैसे ही मैं उसके पास में लाऊंगा, अच्छा इसको जैसे ही मैं पास में लाऊंगा तो चार्ज की वजह से अगर ये बॉडी चार्ज होगी तो अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल वो कागज के पार्टिकल इसके ऊपर चिपक जाएंगे। बात सभी को समझ में आई, ठीक है। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिफिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी से हम चेक कर रहे हैं, अट्रैक्शन। लेकिन एक छोटा सा सोचिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे हाँ सर अट्रैक्शन से हो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक छोटी सी यहां पर प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये जरूरी थोड़ी है कि चार्ज इसके ऊपर हो सकता है कि जो चार्ज है वो उन छोटे छोटे जो कागज के पीसेस है उनके पास हो, तो उनके अंदर के अट्रैक्शन की वजह से, मतलब उनके अंदर के चार्ज की वजह से ये उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है। तो देखिए अट्रैक्शन से हमें ये चीज तो पता चल रहा है कि अट्रैक्ट, लेकिन कहीं पर भी हमें 100% श्योरिटी नहीं है कि इन दोनों बॉडीज में से या ये जो बॉडीज है इसके ऊपर चार्ज है। भाई अट्रैक्शन भले हो रहा है, लेकिन यहां पर एक दुविधा बनी हुई है कि चार्ज इस बॉडी के ऊपर था या कागज के छोटे छोटे पीसेस के ऊपर था। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन यानी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होना ना होना हम अट्रैक्शन से तो पता नहीं कर सकते। अट्रैक्शन से 100% हमको श्योरिटी नहीं मिलती है कि चार्ज के अट्रैक्शन प्रॉपर्टी से हमें श्योरिटी नहीं मिलती है कि भैया पक्के तौर पर ये बॉडी जो है वो चार्ज बॉडी होगी। नाउ अब सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन रिपल्शन। अच्छा अब रिपल्शन कब होता है, तो रिपल्शन कब ये होता है कि जब दोनों बॉडीज के ऊपर कैसा चार्ज हो, सेम चार्ज हो। हम जानते हैं कि अगर दोनों बॉडीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी रिपेल होंगे, और दोनों बॉडी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो भी रिपेल होंगे। अब इमेजिन कीजिए वही वाला एक्सपेरिमेंट, अगर मैंने इसको रब किया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और कागज के ऊपर भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही मैं इसको पास लाया तो अब कागज की बॉडी और इस बॉडी के बीच में क्या होगा, बिल्कुल रिपल्शन होगा। अच्छा एक चीज थोड़ा सा सोचिएगा कि सर जब भी रिपल्शन होगा तो इस बात की श्योरिटी होगी कि चार्ज जो है यानी इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो दोनों बॉडीज के साथ में की गई है। इसका मतलब कभी भी रिपल्शन हो रहा है तो हम ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर भी चार्ज है और दूसरी बॉडी जो हमने लाए हैं उसके ऊपर भी चार्ज है, यानी दोनों की ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस हुई है।
तो मतलब अगर हमें कहीं पर भी रिपल्शन दिख रहा है तो ये श्योरिटी है कि दोनों के ऊपर चार्ज होंगे, बट कौन से? सिमिलर चार्जेस होंगे। तो यहां पर हमें ये ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हमको बता दे रहा है। क्या बता दे रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस को अगर आप 100% फ्लूइडिटी के साथ नापना चाहते हैं तो आप कौन सी अट्रैक्शन और रिपल्शन में से हम रिपल्शन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। जबकि इंडक्शन में तो क्या होता है, इंडक्शन में हम जानते हैं कि एक बॉडी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी के इनर सरफेस पे नेगेटिव और आउटर पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं। लेकिन इससे ये बात बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं होती है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस हो ही रही है। भाई हो सकता है कि यहां पर ये वाली जो बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी को जब मैं लाया और दूसरी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर और हमको चार्ज दिखते भी तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर ना तो अट्रैक्शन रिपल्शन हम कोई किसी भी प्रॉपर्टी की वजह से इसको देख नहीं पाएंगे। फिर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में तो हम जानते हैं कि दो बॉडी को जैसे रब करते हैं तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसकी वजह से फ्रिक्शन डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहां पर हमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा देखने को मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस है तो उसमें सबसे अच्छा तरीका जो है या श्योरिटी के साथ में जो तरीका है रिपल्शन को इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस चार्ज को देखने का, दैट स्पेशल कॉन्सेप्ट इज द रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। ओके, बहुत बढ़िया। नाउ अब हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका। भैया माइका की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? तो सबसे पहली चीज यहां पर हमारे सामने जब भी इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं तो तुरंत हमें सबसे पहली चीज तो ये समझ में आना चाहिए कि रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है और रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए देखते जाइएगा। हमने ये चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हमें पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। तो यहां पर हम किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं, यहां पर क्या आ जाता है? तो यहां पर आ जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या हम एयर बोल सकते हैं। क्लियर? यानी ER की अगर बात करें तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना होता है? तो परमिटिविटी एप्सिलॉन m, और यहां पर क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ एयर, जिसे एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं। अच्छा, अब यहां पर याद रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से एप्सिलॉन r को। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारे कूलॉम्स लॉ में किस तरीके से फिट होता है? तो वो इस तरीके से फिट होता है, ये भी मैं आप लोगों को क्लासेस में बता चुका हूं, 1/एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी और ये फोर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर से यहां पर एक और चीज समझिएगा कि जैसे दो चार्जेस है, दो चार्ज के बीच में एयर के बिटवीन यहां पर फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, बीच में फ्री स्पेस यानी एयर है और 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद अपन ने इसके अंदर मीडियम पुट कर दिया, मीडियम प्लेस कर दिया। अच्छा, जैसे ही इसके बीच में मीडियम प्लेस किया तो हमने देखा कि फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 5 न्यूटन। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि उस मीडियम ने फोर्स को कितने टाइम कम कर दिया? पहले जो फोर्स था वो कितना ना था, जब एयर की बात थी तो 10 न्यूटन का था। जैसे ही अपन ने मीडियम लाए तो उनके बीच का ये जो फोर्स है, उनके बीच का फोर्स 5 न्यूटन, मतलब कितने टाइम्स? 2 टाइम्स लेस कम हो गया। तो रिलेटिव परमिटिविटी, बिल्कुल, तो रिलेटिव परमिटिविटी कितनी हो गई? तो हम बोलेंगे कि सर रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है? 2, क्योंकि फोर्स कितने टाइम्स कम हो रहा है? फोर्स जो है वो 2 टाइम्स कम हो रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर समझिएगा, कि और इसी तरीके से, अच्छा, इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू यहां पर हमारे पास में कितनी है? 2। सोचिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 कब आएगी? तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 कब आएगी? जब हमने क्या करा कि पहले फोर्स कितना था? 10 न्यूटन एयर में, और फिर वापस से अपन ने उस मीडियम में फिर से एयर ही रख दी। तो अब पहले फोर्स कितना था? 1, और दूसरी बार फोर्स कितना था? 1। तो यहां पर कोई इफेक्ट पड़ा क्या? यानी यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी, अगर अपन एयर की बात करते हैं तो एयर की रिलेटिव परमिटिविटी यहां भी एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, यहां पर एप्सिलॉन नॉट, तो रिलेटिव परमिटिविटी बनाएगी। यानी रिलेटिव परमिटिविटी से एक बात हमको समझ में आ रही है कि रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा
एक से बड़ी या एक भी हो सकती है। बात सभी को समझ में आ रही है? तो अब यहां पर अपन सही ऑप्शन, उसने माइका को बोला है अपने को कि माइका की रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन 1 तो हो ही नहीं सकती। बात सभी को समझ में आई? लेस देन 1 हो ही नहीं सकती। मोर देन 1 तो बिल्कुल मोर देन 1 हो सकती है सर, लेकिन 1 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 1 तो रिलेटिव परमिटिविटी ये तो फिक्स है किसके लिए? एयर या फ्री स्पेस के लिए। इंफिनिटी भी नहीं हो सकती। इंफिनिटी देखिए यहां पर इंफिनिटी को थोड़ा सा कॉन्सेप्टली समझिएगा। इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट यहां पर क्या आएगा कि जैसे दो चार्ज है, ठीक है, अब दो चार्ज है, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है, दोनों के बीच में एयर है और फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। अब उसके अंदर मैंने एक मीडियम दिया। अच्छा, वो मीडियम दिया और यहां से इधर से तो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। अब मैंने मीडियम दिया तो इसने किसी भी, अब इधर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। बात समझ में? अच्छा, अब इधर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो उसने कितने टाइम से उस फोर्स को कम कर दिया? तो हम बोलेंगे ना कि उसने बिल्कुल फोर्स को बिल्कुल आगे ही नहीं जाने दे रहा है। अच्छा, फोर्स को बिल्कुल आगे ही नहीं जाने दे रहा है, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे? सारे के सारे फोर्स की स्ट्रिंग्स को, वो सारे के सारे फोर्स की स्ट्रिंग को उसने अब्सॉर्ब कर लिया। तो उस समय पर उसकी परमिटिविटी हम क्या बोलेंगे कि इसकी परमिटिविटी बहुत ज्यादा हाई है, कि बिल्कुल फोर्स को इधर से इधर नहीं जाने देना। और उस हाई को अपन ने नाम क्या दिया? इंफिनिटी। और याद रखिएगा स्टूडेंट, ये किसकी होती है? मेटल की। ठीक है, तो दुनिया में हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हमेशा 1 से कम होगी। याद रखते जाइएगा, एयर की परमिटिविटी 1 होगी और मेटल की परमिटिविटी इंफिनिटी होगी। अब यहां से क्वेश्चंस काफी बार बनते हैं हम लोगों से स्टूडेंट्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है, साथ साथ में अपने पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल। अब यहां पर मैं एक बात आप लोगों को और अच्छे से यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि सबसे पहली चीज तो हमारे पास में एक चीज होती है जिसको अपन ने रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। याद रखिएगा, इसे ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। यानी मैं अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं इसे ऐसे भी पुट कर सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 by R square. And other method is 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q2 by R square. इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी को ही आगे चल करके हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे। तो याद रखिएगा, और रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने उसका K बना दिया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्वेश्चन से कभी भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दे या वो आप लोगों को रिलेटिव परमिटिविटी बोल दे, इसका सीधा सीधा सा मतलब एक ही है कि वो हम लोगों से परमिटिविटी की बात कर रहा है। और कौन सी परमिटिविटी? बिल्कुल रिलेटिव परमिटिविटी। अब इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं, हमने मेटल का पूछा और मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? इंफिनिटी। याद रखिएगा, ये अभी हाल मैंने बताया कि मेटल क्या करता है कि हमने दो चार्जेस के बीच में पहले 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, हमने वहां पर मेटल रखी, फोर्स 0 हो गया। फिर उसके बाद दूसरा हमने देखा, ठीक है, दूसरी चीज हमने देखी कि मेटल थी, मतलब यहां पर दो चार्जेस थे, 100 न्यूटन मेटल रखी, 0 हो गया। 1000 न्यूटन का फोर्स, बीच में मेटल रखी, 0 फोर्स हो गया। यानी मेटल जो है वो अपने अंदर से बिल्कुल, वो उसकी मीडियम की परमिटिविटी बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है। अच्छा याद करिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला एक और तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था। याद कीजिए। तो जिसमें फोर्स के अकॉर्डिंग भी बताया था, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं फोर्स इन एयर और डिवाइड बाय यहां पर क्या था? फोर्स इन मीडियम। अच्छा, अब यहां पर इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, जिसे ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह रहे हैं। अब यहां पर मेटल की पूछा तो इसकी तो एप्सिलॉन नॉट, और देखिए मीडियम में वही ना फोर्स कि अपन ने मेटल का कोई फोर्स नहीं हो, तो यहां पर 0, किसी के भी अपॉन में 0 होगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी हो जानी है? इंफिनिटी। तो याद रखिएगा, मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है? इंफिनिटी होती है। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर फॉर्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्मूला, करेक्ट वेक्टर फॉर्मूला कौन सा है? तो आई होप सो अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर देखा है जिसमें मैंने कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्मूले को या वेक्टर फॉर्म को बताया था, तो वहां पर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, थोड़ा सा याद कीजिए कि हमने वेक्टर फॉर्मूला इस तरीके से देखा था कि वहां पर क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 ये सारी तो स्केलर क्वांटिटी थी। अब यहां पर वेक्टर क्वांटिटी, यहां पर नीचे क्या आता है उसका मॉड्यूलस R के मॉड्यूलस का क्यूब, और यहां पर आता है दैट इज फुल वेक्टर। ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला था और हमारे पास एक ये फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय मॉड्यूलस R का स्क्वायर, और यहां था R कैप। यानी ये जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला अपन ने कब अप्लाई किया था, जब हमें फुल वेक्टर पता हो, और ये हमने फॉर्मूला कब अप्लाई किया था, जब अपने को डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता हो। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा कि यहां पर अपन देखेंगे तो कहीं पर भी यूनिट वेक्टर तो है ही नहीं। अच्छा, यूनिट वेक्टर नहीं है, इसलिए हमारा यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 कि जब भी फुल वेक्टर है तो नीचे क्यूब आएगा। ठीक है, R की पावर 3 आएगी। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म को पढ़िएगा, याद रखिएगा, तभी काम होगा। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग बहुत अच्छे से। अ चार्ज Q is divided into two parts, Q1 and Q2, and these charges are placed at distance R. ठीक है, there will be the maximum repulsion between them when. चलिए इसको यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। जैसे हमारे पास में ये एक चार्ज पार्टिकल है। ओके, लेट करेक्ट दिस एंड ये चार्ज पार्टिकल। अच्छा, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है दैट चार्ज इज Q। ओके, अब इसे हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं, इस चार्ज को दो पार्ट में सेपरेट करते हैं। अच्छा, जैसे ही दो पार्ट में सेपरेट करेंगे तो एक के ऊपर जो एक छोटा पार्टिकल मिलेगा उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू Q1 है, और दूसरे के ऊपर चार्ज मिलेगा उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू Q2 है। अब ओके, जो भी चार्ज होगा उस पर सिमिलर आएगा। जैसे अगर दोनों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, इसके दो टुकड़े करेंगे तो दो इक्वल मतलब सिमिलर पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज होगा उसको अलग अलग करेंगे तो सिमिलर नेगेटिव वाले चार्ज पार्टिकल मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नाउ अब इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये दोनों एक दूसरे को फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है R, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है वो तो मेंटेन है। ठीक है, अच्छा अब उसने हमें क्वेश्चन में ये क्या बोला है कि देखिए एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि जैसे यहां पर ये 10 चार्ज था, तो यहां पर मैं इसे दो पार्ट में ऐसे सेपरेट कर सकता हूं कि यहां +2 आए तो यहां पर कितना है +8। ठीक है, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां +4 आया तो यहां पर कितना आ जाएगा +6। और ऐसे अपन उसको कैसे सेपरेट करें कि इनके बीच में ये फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो। आया क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आया ना कि ये चार्ज है उसको हम कितने दो पार्ट में कैसे सेपरेट करें कि जो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो मैक्सिमम हो। तो चलिए अब इसे यहीं पर इसी तरीके से समझते हैं 10 से। देखिए अब मैंने यहां पर 1 कर दिया है तो यहां पर चार्ज कितना होगा 9। अब हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना है, तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उसका आंसर कितना आएगा 9। नेक्स्ट अगर यहां पर 2 करते और यहां पर मैं 8 करता हूं तब हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन 16 बढ़ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं सर, फोर्स थोड़ा सा और बढ़ गया। अच्छा थर्ड ऑप्शन देखते हैं 3 और यहां पर हो जा रहा है 7, तो कितना हो जाएगा 21 सर, ये और भी बढ़ गया। फिर 4 इंटू में यहां पर 6 कितना हो जाएगा 24 सर, ये तो और भी बढ़ गया। अब 5 इंटू में 5 कितना हो गया 25। फिर उसके बाद में कितना हो गया 6 इंटू 4 और यहां पर फिर 24। हाँ, इसका मतलब सर जो है हमारे बीच में जो फोर्स की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा इस केस में आएगी। अच्छा ये केस में चार्जेस कैसे हैं, दोनों वैल्यूज कैसी है इक्वल। यानी हमारे पास में अगर आप लोगों को फोर्स को मैक्सिमाइज करना है तो चार्ज को आप कैसे सेपरेट करोगे, इक्वल पार्ट्स में। अच्छा इक्वल पार्ट्स में अगर इसको हम सेपरेट करेंगे तब हमारा सही ऑप्शन कौन सा है कि Q1 और Q2 विल बी इक्वल। Q1 और Q2 की वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, नाउ गॉट इट, बहुत बढ़िया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, आई होप सो सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन बिग आइसोलेटेड स्फीयर, एक बहुत बड़ा आइसोलेटेड स्फीयर है, ठीक है, बड़ा सा कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, उसकी रेडियस कितनी है आर। चलिए अपन क्वेश्चन भी बनाते चलते हैं, ठीक है, मैं क्वेश्चंस के बेसिस पे ड्रॉ भी बनाते चलता हूं। तो हमारे पास में एक बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, बड़ा सा स्फीयर ब्लैक, ओके, ये वाला, ओके, इसे थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। ओके, चलिए अब आगे, इसकी रेडियस कितनी है, तो इसकी रेडियस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो है आर। अब चार्ज, ठीक है, इज चार्ज विद द सम फिक्स्ड चार्ज, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज दिया हुआ है। अच्छा, अब ये चीज सोचिएगा कि मेटल सरफेस के ऊपर, अच्छा ये वाली बात मैंने आप लोगों को थोड़ी सी बताई नहीं है, थोड़ा सा अपन एक छोटे से कॉन्सेप्ट से यहां पर समझ लेते हैं कि देखिए, जैसे मेरे पास एक कंडक्टर प्लेट है, ठीक है, अच्छा कंडक्टर प्लेट है, इसके ऊपर मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखा, तो क्या होगा, कंडक्टर है, यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर कंडक्टर पॉजिटिव है तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन, यानी कि अगले केस में ये तीनों के तीनों किस तरीके से अरेंज हो जाएंगे कि एक और रिपल्शन के थ्रू एक यहां पर और एक यहां पर, समझ में आ रहा है। इसका मतलब और भी अगर मैं चार्ज दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जाएंगे कि इनके बीच की डिस्टेंस जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q1 Q2/r², यानी उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, सब दूसरे सेम, और नेट फोर्स उनके ऊपर 0 लगने लग जाए। तो इस तरीके से अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस मटेरियल के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज रखता हूं इस कंडक्टिंग तक, तो वो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट चार्ज, अब एक पॉइंट चार्ज है, वो यहां मान लेते हैं पॉइंट चार्ज, और वो पॉइंट चार्ज छोटा सा कोई सा भी क्यू मान लेते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर का जो चार्ज अपन ने वो ये मान लिया। ओके, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, और फ्रॉम द सेंटर अब इसके सेंटर से, देन द करेक्ट रिलेशन इज, तो इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो स्मॉल r है, और यहां से यहां तक की ये जो सर्कल की रेडियस है ये r है, इस कंडक्टर की रेडियस r है। अब उसने हमसे पूछा है कि इसमें से करेक्ट रिलेशनशिप कौन सा होगा। तो देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां पर एक चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा, जानिएगा कि सर इस ट्रे के बीच में और जो चार्ज है वो तो यहां पर है। अच्छा, जैसे यहां पर है तो इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो इनके बीच की ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, r में से r, यानी अब यहां की ये वाली डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, इस पूरे में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही वाली बचेगी, तो r माइनस r, यानी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के। और बहुत सारे स्टूडेंट गलती यहीं पर करेंगे कि इस वाले क्वेश्चन को टिक करके आएंगे, जबकि बिल्कुल गलत है। कैसे, अब समझिएगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये तो चार्ज तो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इस पॉइंट चार्ज के यहां से डिस्टेंस, 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 ये सारी अलग अलग डिस्टेंस काउंट होंगी। अब सबकी अलग अलग डिस्टेंस होंगी तो हम फोर्स की एक ही डिस्टेंस कैसे ले सकते हैं। तब हमने एक तरीका निकाला, क्या निकाला कि ये सारे के सारे चार्जेस फोर्स किस तरीके से, तो ये वाला चार्ज इस तरह से इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये इस तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा, ये सारे चार्जेस इस तरीके से फोर्स लगाएंगे इसके चारों तरफ, बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे इन सारे फोर्सेस को अपन ने पीछे बढ़ाया, तो सब कहां पर, बिल्कुल कहां पर, उसके सेंटर पे आपको उनके फोर्स के जो उनके फोर्स की वैल्यू वो उनके सेंटर पे मीट होते हुए मिलेगी। तब हम यहां पर कंसीडर ये करते हैं कि जो फोर्स का इफेक्ट है, वो फोर्स का इफेक्ट सारा का सारा जो इफेक्ट है वो सेंटर से आ रहा है। कहां से आ रहा है, उस पूरे कंडक्टर के सेंटर से आ रहा है। अच्छा, पूरे कंडक्टर के सेंटर से आ रहा है, तब अपन क्या कंसीडर करेंगे कि सारा का सारा चार्ज किस पॉइंट पर लोकेटेड होगा, तो वो उसके सेंटर पे लोकेटेड होगा। ठीक है, सारा का सारा, क्योंकि फोर्स सारा का सारा वहीं से बन रहा है, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस उसी सेंटर पे मीट हो रहे हैं, तो हम इमेजिन करते हैं कि सारा का सारा चार्ज भी उसके सेंटर पे पुट होगा, रखा होगा, प्लेस्ड होगा। अब समझ सकते हैं इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस इस बार क्या है, वो है स्मॉल r।
तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैसे आएगा, बहुत अच्छे से क्लेरिफिकेशन के साथ में आपको बहुत इमेजिन हुआ होगा, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 2 point charges. 2 point charges Q1 and Q2 are placed some distance to each other and the F force of the repulsion between them. ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहां पर समझिएगा कि दो चार्जेस हैं, ये Q1 और दूसरा चार्जेस यहां पर मान लेते हैं Q2, दोनों फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो इसका मतलब दोनों सिमिलर चार्जेस होंगे। अच्छा, यहां पर अगर वेक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो फोर्स ऑन 2, ठीक है, बाय 1, और यहां पर इस पे देखेंगे तो फोर्स ऑन 1 बाय दी 2। ओके, ये हमने थोड़ा सा इनके बीच की डिस्टेंस, कोई देखिए सम डिस्टेंस है इनके बीच में, कोई डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज r। ओके, अब नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ रिपल्शन, नाउ अ पॉइंट चार्ज q प्लेस्ड बिटवीन देम, then the force F will be increases, decreases। अब उन्होंने क्या बोला है कि जिस तरीके से अब इनके बीच में एक पॉइंट चार्ज तीसरा हमने कंसीडर यहां पर ये लिया है कुछ इस तरह। अब इनके बीच की ये जो फोर्सेस की वैल्यू है यानी F12 और F21, ये जो फोर्स है ये बढ़ेगा कम होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ये भी मैं लास्ट टाइम आप लोगों को बता चुका हूं, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि दो चार्जेस, जैसे दो चार्ज है, एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, मतलब ये इसको 10 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहा है, ये इसको 10 न्यूटन के फोर्स से रिपेल कर रहा है। अच्छा, दोनों के बीच में रिपल्शन, अब तीसरा फोर्स, तीसरा चार्ज आया इनके बीच में भी, तब भी उसके आने से ये दोनों के बीच का फोर्स 10 न्यूटन का ही रहना है, तो तीसरे फोर्स के आने या जाने से इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, उतनी की उतनी ही रहती है। इसका मतलब यहां पर, और इसी कॉन्सेप्ट को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। लेकिन एक के ऊपर, एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स अलग हो जाएगा, जिसको वेक्टर से हम ऐड करते हैं। ओके, तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a force of 12 न्यूटन एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, 2 माइक्रोकूलम 6 + 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि ये कुछ हिस्से 1 माइक्रो इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। एक और चीज याद रखिएगा, ये भी आपको कई बार यूज होना है कि 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10। ओके, तो ये यूनिट को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके हैं, कुछ छोटी छोटी यूनिट्स के लिए हमने सिंबल बना दिए हैं, तो उसी तरीके से। ठीक है, इफ बोथ द चार्जेस आर इंक्रीज in the value 2 - 2 माइक्रोकूलम, then the force will be। चलिए, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन समझिएगा कि यहां पर क्या है कि हमारे पास में ये दो चार्जेस है, एक के ऊपर +2 माइक्रोकूलम चार्ज है, दूसरे के ऊपर +6 माइक्रोकूलम चार्ज है। दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, और रिपल्शन के फोर्स की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 12 न्यूटन। ओके, और जो फोर्स लगता है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है। अब उसने क्या बोला है कि नेक्स्ट राउंड में, उसने नेक्स्ट स्टेप में हमको बोल दिया कि आप क्या करिए, इसके ऊपर फोर्स को बढ़ाइए। ठीक है, तो चार्ज को बढ़ाइए -2 और दोनों, तो यहां पर भी अब मैं क्या करूंगा, -2 माइक्रोकूलम दे दिया, और यहां पर भी कितना दे दिया, -2 माइक्रोकूलम। अब याद रखिए यहां पर अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो बिल्कुल एडिटिविटी, यानी चार्ज की एडिटिविटी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि चार्ज को हम सिंपल बेसिक अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। अब सोचिए, ये +2 माइक्रोकूलम चार्ज, ये -2 माइक्रोकूलम चार्ज, तो यहां पर चार्ज कितना हो गया, 0, और यहां पर चार्ज कितना हो गया, तो यहां पर आप चार्ज देखोगे तो वो हो गया 4 माइक्रोकूलम। अब यहां पर समझिएगा कि हमेशा जो सर फोर्स काम करता है, तो वो फोर्स काम करता है तो उसमें फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब दोनों में से अगर एक भी चार्ज 0 हो गया तो 0 पुट करेंगे तो ओवरऑल 0, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा आना है, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, तो पहले उनके ऊपर, तो यहां पर ये कौन सा, ये किस तरीके का क्वेश्चन था, तो चार्जेस की एडिटिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप सो बहुत अच्छे से क्लियरिफिकेशन के साथ में समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर क्या बोल रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, मतलब उसका कलर, शेप, साइज, उसके जो मटेरियल है वो सब सेम है। तो टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर आर चार्ज्ड विथ 10 एंड -20 यूनिट, मतलब एक के ऊपर 10 और दूसरे के ऊपर -20 यूनिट, मतलब चार्ज की यूनिट जो है कुलाम है, तो अपन कुलाम मान सकते हैं, ठीक है, यूनिट ऑफ द चार्ज। इफ बोथ द स्फीयर आर फर्स्ट ब्रॉट इनटू द कॉन्टेक्ट, सबसे पहले उनको क्या करा, कांटेक्ट में करके, मतलब उनको कांटेक्ट ऐसे टच करके, कांटेक्ट विच ईच अदर एंड देन आर प्लेस्ड टू देयर प्रीवियस पोजीशन, द रेशियो ऑफ द फोर्स इन टू सिचुएशंस, इन दोनों सिचुएशंस के बीच में फोर्स कितना होगा। चलिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा कि सबसे पहले केस में उसने हम लोगों से क्या बोला है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर है, बिल्कुल कुछ इस तरह से, इसके ऊपर पहले के ऊपर चार्ज जो है वो 10 है और दूसरे के ऊपर चार्ज कितना है, -20। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी कंसीडर करते हैं, r। अब इनके बीच का जो फोर्स है वो हमको जानते हैं कितना होगा, तो यहां पर k लिख लेते हैं, ये पोजीशन, ये फर्स्ट वाली सिचुएशन थी, ठीक है, तो k q1 q2 मतलब 10 × 20 बाय r², यही होगा, बिल्कुल। अच्छा, मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूं कि इनके पॉजिटिव नेगेटिव से हमें किस बात का ज्ञान होगा कि उनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन का है कि रिपल्शन का है। तो यहां पर हम लोगों को समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। नाउ सेकेंड सिचुएशन, अब सेकेंड सिचुएशन में उन्होंने क्या बोला कि इन दोनों मेटेलिक स्फीयर को फर्स्ट क्या किया गया, कॉन्टेक्ट में, जैसे फर्स्ट इसको कॉन्टेक्ट यानी उनको टच कर दिया। अब टच करने के बाद वापस से उनको उनकी प्रीवियस पोजीशंस पे रख दिया। अच्छा सोचो, जैसे ही इनको अगर कांटेक्ट में टच किया तो यहां पर फिर से कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, चार्जेस की एडिटिविटी वाली, ठीक है। अब चार्ज को जैसे ही ऐड करा तो टोटल इसके ऊपर जो चार्ज बचा होगा -10। अब चूंकि आइडेंटिकल है तो इन दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज, यानी यहां पर कितना अब चार्ज बचा होगा, -5, और यहां पर भी चार्ज कितना बचा होगा, -5। अब यहां पर एक चीज समझिएगा बहुत अच्छे से कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो प्रीवियस पोजीशन है, डिस्टेंस तो वही है, लेकिन इस बार यहां पर इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा, ठीक है। अब अगर अपन यहां पर सेकेंड सिचुएशन के फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो वो कितनी आएगी, k 5 × 5/5 r²। अब चलिए इन सिचुएशंस को अपने को रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट सिचुएशन, अच्छा इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगर इसके वेक्टर लेंगे तो दोनों के फोर्स का नेचर बदल गया है, अट्रैक्शन का था, फिर पहले अट्रैक्शन का था, फिर रिपल्शन का हो गया। तो फोर्स इन सेकेंड सिचुएशन, तो फर्स्ट सिचुएशन का फोर्स क्या है, k बाय r², देन सेकेंड q 5 × 5/r²। अब देख सकते हो कैसे k कैंसल, r से r कैंसल, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 2 और 5 4, यानी ऊपर कितना हो जाएगा 8, नीचे 1, तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 8:1। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो दोनों सिचुएशन में अब जो फोर्स के मैग्नीट्यूड का रिलेशन होगा रेशो वाइज, वो कितना होगा, तो वो होगा 1/8। 1/8 का मतलब क्या है कि सेकेंड सिचुएशन में जो फोर्स होगा वो फर्स्ट सिचुएशन के कंपैरिजन में 8 टाइम्स लेस होगा, कम होगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अच्छा, फोर्स के नेचर पूछ लेता, तो पहले में अट्रैक्शन फोर्स है नेचर में, और सेकेंड सिचुएशन में रिपल्सन फोर्स हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे दिया, 81, देन द एब्सोल्यूट परमिटिविटी विल बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने ऑप्शन नहीं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूं कि डाई इलेक्ट्रिक
जो कांस्टेंट है वही होती है कौन सी, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी। ओके अच्छा, अब यहां पर देखिएगा कि हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी, और ये हमको क्वेश्चन में कितनी दे दी 81। अब हम लोगों से क्या पूछा गया है कि प्योर वाटर की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है वो कितनी है। तो चलिए इसका फॉर्मूला, तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, तो वो होता है एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसके हिसाब से रिलेटिव परमिटिविटी 81 वाटर की बात हो रही है, हम इसको इस तरफ इसके पास में ले जा सकते हैं, ठीक है। या डायरेक्ट मैं यहां पर करता हूं कि हम मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी वाटर की निकालना चाहते हैं, तो वो किसके इक्वल होगी, तो वो एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। अच्छा, एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी 81 और इसकी कितनी आती है याद कीजिए, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2, ये इसकी यूनिट है। अब बस इसे आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 0.86 इतना आएगा अप्रोक्सीमेटली, इंटू 10 टू द पावर -12। अच्छा, अब हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं कि पॉइंट को मैं इस तरफ प्लेस करूं। अच्छा देखिए, थोड़ा सा यहाँ का कॉन्सेप्ट समझिएगा कि पॉइंट को अगर मैंने हटाया और नीचे की तरफ अगर इसके 0 काउंट करते तो ऊपर जाके ऐड होगा, बढ़ जाएगा ना, तो इस तरफ में बढ़ूंगा तो वहीं पर वो कम हो जाएगा, यानी 716 2 डिजिट तक ले लेते हैं, और यहाँ पर इसमें से 2 जीरोस कम होकर 10 टू द पावर 3 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2 होगा। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप सो स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन आप बिल्कुल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। आई होप सो बहुत अच्छे से क्लेरिफिकेशन के साथ समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि यहां से सारे अब न्यूमेरिकल शुरू हो चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से कि टू आइडेंटिकल स्क्वायर हैविंग प्लस q and minus q charges placed at the some distance apart, the act between them. Now the similar sphere placed at the center plus q charge. Then find the force on the third sphere. Find the net force on the third sphere. थर्ड स्फीयर के ऊपर का नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। चलिए कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि एक हमारे पास में एक स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, दूसरा स्फीयर यहां कहीं है जिसके ऊपर चार्ज रखा है माइनस क्यू, और ये कुछ डिस्टेंस के ऊपर प्लेस्ड है। फिलहाल अपन उस डिस्टेंस, अच्छा यहां पर फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स। ओके चलिए बहुत बढ़िया सॉरी यहां पर कैपिटल क्यू यूज किया गया है। नेक्स्ट, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर सेंटर में लिख देता हूं, एफ फोर्स है, ठीक है ये वाला। अब इसके बीच में एक सिमिलर बिल्कुल इसके ही जैसा एक चार्ज जस्ट इसके सेंटर में पुट करते हैं, ठीक है। अब सेंटर में पुट करते हैं जिसके ऊपर कौन सा, प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज। अब इनके ऊपर नेट फोर्स अपने को अप्लाई करना है कि नेट फोर्स कितना होगा। चलिए तो अब यहां पर एक छोटी सी सिचुएशन को देखिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कुछ अपने को पता नहीं है, कुछ सम डिस्टेंस थी, तो वो डिस्टेंस अपन कंसीडर कर लेते हैं कि यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस 2r है। तो अब यहां से ये इसके एकदम सेंटर में प्लेस्ड है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, ये भी r हो जानी है और ये वाली डिस्टेंस भी r हो जानी है। क्लियर। अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस सेंटर वाले के ऊपर, इस सेंटर वाले स्फीयर के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। तो चलिए कैसे 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 अपन समझ सकते हैं कि ये वाला नेगेटिव है, देखिए ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये वाला नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मैं यहाँ पर इन सारी सिचुएशंस को नाम भी दे देता हूं, जैसे ये है पहला पार्टिकल, ये है दूसरा स्फीयर और दैट इज थर्ड स्फीयर, ताकि हम लोग इसको वेक्टर रूप में भी लिख सके। अच्छा इसके ऊपर देख रहे हैं तो यहां पर इस नेगेटिव की वजह से एक फोर्स इधर लगते हुए दिखेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, तो फोर्स ऑन थर्ड बाय द सेकंड, इस डायरेक्शन में फोर्स दिखेगा। अच्छा यहां पर इन दोनों से फोर्स, तो ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन, मतलब ये भी इसको इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो फोर्स लग रहा है थर्ड के ऊपर किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, तो दोनों के ऊपर जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अच्छा अब हम देखते हैं सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो हम इसे कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर
फोर्स, नेट फोर्स किस तरीके से काउंट होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों फोर्सेस को हम ऐड कर देते, फोर्स ऑन 3 बाय द 2 एंड फोर्स ऑन 3 बाय द 1। ठीक है, दो तीसरे के ऊपर इसकी वजह से, तीसरे के ऊपर इसकी वजह से। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0, या अपन इसकी वैल्यू k लिख सकते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट c लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों के बीच का चार्जेस, तो इन दोनों के बीच का चार्जेस, अच्छा 3 to 1 इन दोनों के देख रहे थे ना, तो q और q बाय r², और यहां पर क्या होगा 1/4πε0, दोनों में ही q बाय r²। ओके, बहुत अच्छे से समझ में आया ना कि ये दोनों, अब देखिए मैंने बोला था कि फॉर्मूले में रखते टाइम हम उनके नेचर को नहीं देखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखेंगे। अब ये आपको पूरा पूरा सेम एज इट इज दिख रहा होगा, तो 2, ठीक है, या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4πε0 2q² बाय r², तो ये इसके बीच का फोर्स होगा। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच का फोर्स होगा। अब देखिए इससे हम कंपेयर करेंगे कि भैया, ठीक है, इन्हें अपन कंपेयर करेंगे कि पहले इन दो बॉडीज के ऊपर फोर्स कितना था, तो इन दोनों के ऊपर पहले जो फोर्स था, ठीक है, तो वो फोर्स कितना था 1/4πε0, दोनों चार्ज के बीच का q², बट डिस्टेंस यहां पर कितनी है 2r²। ओके, अब दोनों को अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों सिचुएशंस को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो f डिवाइड बाय f1, यानी इस सिचुएशन को इस सिचुएशन से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन कितनी है 1/4πε0 2q² बाय r², एंड सेकेंड वन इज 1/4πε0 q²। अच्छा यहां से इसको थोड़ा सा तो 4r² हो जाएगा। ठीक है, सभी कुछ कैंसिल कैंसिल। ठीक है, तो यहां पर कितना बचा, तो यहां पर बहुत अच्छे से समझिएगा, देखिए यहां पर 2 था, ये नीचे जाएगा तो इसके साथ ऊपर जाके ऐसे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये 4 2 8, यानी जो नया फोर्स है वो प्रीवियस फोर्स के, मतलब इस सेंटर वाले फोर्स के ऊपर, मतलब सेंटर वाले इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो इन दोनों कॉर्नर वाले फोर्स से 8 टाइम होगा। तो ये बहुत अच्छे से याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन में दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स F लग रहा था, ठीक है, जो F फोर्स लग रहा था ये वाला। अच्छा, कोई स्टूडेंट सोचेगा सर हमने यहीं तक आंसर क्यों नहीं दिया, हमने ये वाला काम क्यों किया, क्योंकि यहां पर देखिए हमें गिवन क्वांटिटी कौन सी है, तो गिवन क्वांटिटी है Q माइनस Q, ये वाला, और फोर्स F, तो हमें हमारा आंसर हमेशा गिवन क्वांटिटीज में देना है। अब जबकि ये R तो हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया, ठीक है, तो गिवन क्वांटिटी में आंसर देंगे, यानी इसके ऊपर जो सेंटर वाले पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जो लग रहा है वो फर्स्ट सिचुएशन के 8 टाइम्स फोर्स होगा। ओके, बहुत खूब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज, एक कूलम्ब चार्ज के ऊपर बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर अपन ने, मैं आप लोगों को लास्ट टाइम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बता चुका था, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस Ne। अब प्लस माइनस का मतलब पॉजिटिव चार्ज का, अब हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक चाहे पॉजिटिव चार्ज आए तब भी इलेक्ट्रॉन की वजह से, नेगेटिव चार्ज आए तब भी इलेक्ट्रॉन के, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बॉडी को छोड़ करके गए होंगे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, अगर बॉडी के अंदर आए होंगे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, मतलब दोनों ही तरीकों में इलेक्ट्रॉनों का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर चार्ज कितना दे दिया अपने को, 1 कूलम्ब चार्ज है, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब यहां पर n 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। अच्छा, इसको अगर आप आंसर करोगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन आप करके देखिएगा, आई होप सो बिल्कुल इजीली तरीके से आप कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को कुछ अगर आप बड़े न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं तो ये एक चीज याद रखिएगा कि 1 कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए जो कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन वहां पर एग्जाम्स में चेंज हो सकता है, 1 की जगह 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 कूलम्ब से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 हो जाए तो 3 से सॉल्व, या फिर इसको एक को याद रखिए, अगर वो आपको 2 कूलम्ब बोलता है तो लास्ट में इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन, 10 कूलम्ब बोल देते तो 10 का मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से हम इसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट ऐसे फॉर्मेट में समझ सकते हैं। ओके, बहुत खूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज द वेरी स्पेशल क्वेश्चन, थोड़ा सा बहुत अच्छे से याद रखिए। अब उसमें क्या बोला है कि इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव, अब ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट फ्रॉम द बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हर सेकेंड में एक बॉडी से 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव होके दूसरी बॉडीज के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, एवरी सेकेंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज 1 कूलम्ब ऑन द अदर बॉडी। जब फिर अदर बॉडीज के ऊपर भैया जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज लेके आएगा, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कि दूसरी बॉडीज के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, मतलब कितना 1 कूलम्ब चार्ज, और ऐसी प्रोसेस में टाइम कितना लगना है ये हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को गिवन पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हो रहा है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.65 ही था ना, अभी जस्ट अपन ने पीछे कैलकुलेट किया था, हाँ 6.25। ओके, तो यहां पर कितना था 6.25, करेक्ट दिस 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन। तो अपन टाइम निकाल सकते हैं। तो हम टाइम कैसे निकाल सकते हैं कि हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने की जरूरत है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या है कि पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 10 टू द पावर 9, ये 1 सेकंड में। तब हमको टाइम समझ में आ जाएगा, तो टाइम यहां से हम इसे कैलकुलेट, तो कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9। अब चूंकि ये टाइम किसमें आएगा, सेकेंड में। अब समझिए ये टाइम बहुत, मतलब समझ में नहीं आ रहा किस तरीके का टाइम है कि भैया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड, मतलब ठीक है एक यूनिट में अपन ने निकाल लिया, लेकिन फिर भी वो फीलिंग के साथ इस क्वेश्चन को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस टाइम को थोड़ा सा अपन डिटेलिंग टाइम में कन्वर्ट करते हैं। जैसे डिटेलिंग टाइम का मीनिंग यहां पर क्या है कि जो हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे हमें मालूम है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो वो होते हैं 365 डेज। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, एक आवर्स में 60 मिनट एंड 60 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। यानी ये पूरा अपन ने टाइम को कन्वर्ट कर लिया ईयर्स में। और जब आप इस पूरे का कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 198 ईयर्स आएगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली या लगभग 200 ईयर्स, यानी 200 साल लग जाएंगे। जबकि सोचिए 10 टू द पावर 9 का मतलब 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन का, तो 7 जीरो से 1 करोड़ बन जाता है, 8 9, यानी 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ट्रांसफर हो रहे हैं। तब भी 1 कूलम्ब चार्ज बनने के लिए कितने भैया, लगभग 200 डेज का समय लग जाएगा 1 कूलम्ब चार्ज को कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या था। इस क्वेश्चन से अगर मीनिंग निकाले, मतलब निकाले कि सर समझ में क्या आ रहा है, तो इस क्वेश्चन से सबसे खास बात आप लोगों को समझने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से, ठीक है, यानी ये क्या है कि पूरी तरीके से बहुत छोटा पार्टिकल है और एक बॉडीज के अंदर इसका नंबर लार्ज अमाउंट में होता है, वेरी 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 लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो यहां से समझने का मीनिंग ये था कि भैया इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक बॉडीज के अंदर, वेरी 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 लार्ज अमाउंट में।
और वो उसकी अप्रोक्सीमेटली कोटि अगर देखा जाए तो 10 to the power 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 1 मिलीमीटर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एग्जांपल का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर हमारे सामने क्या है स्टूडेंट्स, देखिएगा। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर, ठीक है। अब दो हमारे को स्फीयर दे दिए हैं, बिल्कुल कूलम्ब्स लॉ का बेसिक क्वेश्चन है, 2 × 10 to the power -7 कूलम्ब, और सेकंड के ऊपर कितना है 3 × 10 to the power -7 कूलम्ब। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हम लोगों को गिवन है, और वो डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव नेगेटिव देखिए, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की है, तो पॉजिटिव भी मानते, दोनों के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन करेगा। ओके, चलिए अब यहां पर गिवन क्वांटिटीज को अगर अपन देखें तो ध्यान से देखिएगा कि चार्ज Q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10 to the power -7 कूलम्ब, एंड Q2 चार्ज की वैल्यू कितनी है 3 × 10 to the power -7 कूलम्ब, एंड डिस्टेंस इनके बीच की 30 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छे से, सबसे पहली बात तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power -2, अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, यहां से अपन इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां से 1 0 से ये कैंसिल, तो 3 × 10 to the power -1, इस तरीके से हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। तो याद रखिएगा, जब भी आप कोई क्वेश्चंस करते हो फिजिक्स में, तो आपको हर बार बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि यूनिट सारी सेम होनी चाहिए, यानी सारी यूनिट SI सिस्टम में होनी चाहिए। चलिए, अब फोर्स का फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहां पर बोला है एयर के अंदर, तो ε0 यूज करेंगे। अच्छा, अब इनकी न्यूमेरिक वैल्यू, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10 to the power 9, देन Q1, तो Q1 इज 2 × 10 to the power -7, देन 3 × 10 to the power -7, और यहां पर इनके बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस 3 × 10 to the power -1 का होल स्क्वायर। बस अब फटाफट से इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो ना, तो आप इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा, सारे 10 को अलग, पावर्स वाले को अलग लिख लीजिए और बाकी सारी यूनिट्स को अलग लिख लीजिए। हालांकि अपन यहाँ पर आप अपने तरीके से इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब देखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 9, जबकि 10 को देखेंगे तो 10 to the power 9, यहाँ पर दोनों की सेम पावर है, तो ऐड हो जाएगा 10 to the power -14, और नीचे यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 to the power -2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां से इसे अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो पावर प्लस में बन जाएगी 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 में से अगर मैं 9 को माइनस करता हूं तो हमारे पास 16 में से अगर 9 को माइनस करूंगा तो हमारे पास 7 बचेगा, यानी 10 to the power 7 न्यूटन। सॉरी, अच्छा सॉरी किधर गया इरेजर, या चलिए सॉरी, एक छोटा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसके साथ ऐड होगा, यानी ये 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचना है 10 to the power -3 न्यूटन। तो इनके बीच का फोर्स होगा 6 × 10 to the power -3 न्यूटन। ओके, तो बहुत बढ़िया। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, अपने नोट्स में अच्छे से लिखते चलिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने क्या है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जानिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ स्मॉल स्फीयर इज 4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर, और जो फोर्स है इतना। अच्छा, अब पहला इसमें क्वेश्चन अपने से क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। चलिए, तो पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट को अपन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये और ये। पहला चार्ज पार्टिकल का नाम Q1 और इसकी वैल्यू कितनी दे दी है हम लोगों को, ठीक है, तो 0.4 माइक्रोकूलम, और दूसरे चार्ज Q2 इसकी वैल्यू कितनी दे दी है -0.8 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, तो बिल्कुल अट्रैक्शन का फोर्स होगा। अच्छा, इस फोर्स को लिख सकते हैं। तो देखिए, ये इसके ऊपर लग रहा है, तो फोर्स 1 के ऊपर लग रहा है 2 की वजह से, और इसके ऊपर फोर्स किस 2 के ऊपर लग रहा है, किसकी वजह से, 1 की वजह से। ओके, अट्रैक्शन फोर्स है। अब यहां पर अपने को इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। फोर्स हम लोगों को दे दिया है कि इसके बीच का ये जो फोर्स है वो फोर्स कितना है
0.2 न्यूटन का। चलिए तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फोर्स यहां पर कितना है 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹। फर्स्ट चार्ज हमारे पास में कितना है, या इसको ऐसा, चलिए पहले फॉर्म में मैं ऐसा लिख लेता हूं। चूंकि हमें डिस्टेंस चाहिए यहां पर स्टूडेंट्स, तो मैं इसे इधर ले आता हूं, r स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा स्क्वायर इधर जाकर रूट भी बन जाएगा, तो 9 × 10⁹। Q1 फर्स्ट चार्ज कितना है, तो 0.4, और मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूं कि जैसे 0.4 माइक्रोकुलाम का मतलब क्या होगा कि 0.4 × 10⁻⁻6 कुलाम। तो 0.4 × 10⁻⁻6 एंड दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा 0.8 × 10⁻⁻6। अच्छा इसके डिवाइड में फोर्स, यहां देखिए इसको इधर लाया, फोर्स इधर, और फोर्स की वैल्यू कितनी थी 0.2। बस अब अपने को मालूम है कि भैया रूट में से जो बाहर आता है वो पेयर पेयर वाला फॉर्म होता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। इसे थोड़ा सा समझने के लिए सबसे पहले मैं ये नीचे का पॉइंट हटाता हूं। तो नीचे का जैसे ही अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा। तो यहां पर इस 9 की जगह हम 10 यूज कर लेते हैं। ओके एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटाया ऊपर 0 बढ़ाया तो 0, 9 की जगह 10। अब 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर 0.4। अब देखिए चीजों को समझते हैं, 9 का अंडर रूट कितना होगा, तो 3 होता है, मल्टीप्लाई 0.4 यहां पर 2 बार दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना 0.4 यहां पर 2 बार दिख रहा है हम लोगों को। तो यहां पर कितना हो जाएगा 0.4 को बाहर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब 10⁻10 या फिर एक और काम कर लेते हैं, ये भी अपने को 2 बार दिख रहा है तो इसका पेयर बन के 10⁻⁻6। अब यहां पर दिख रहा है 10⁻10। अब 10 रूट का मतलब समझिएगा, जैसे अंडर रूट में 10⁻10, तो रूट का मीनिंग क्या होता है, तो रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2। इसको जैसे ही तो 10⁵ यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 यानी 1.2। यहां से कितना हो जाएगा इनटू में 10⁻⁻1। ओके अच्छा अब 10⁻⁻1 थोड़ा सा इसे मैं और रेक्टिफाई कर लूं, मीटर में निकाल लें, या मीटर में तो है ही है, थोड़ा सा और इसको समझने की दृष्टि से करें तो पॉइंट इससे हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यानी मैं इसको लिख सकता हूं 12 × 10⁻2 मीटर। अच्छा इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 12 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। आई होप सो तरीका समझ। देखिए अभी कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर सकते हो जैसा जिसको उचित लगे। नाउ इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ गया 12 सेंटीमीटर। देन सेकंड पार्ट बी में क्या बोला है उसने कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, यानी सेकंड स्फीयर पे फर्स्ट स्फीयर की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना है F21, और वो फोर्स भी कितना है 0.2 न्यूटन का ही तो है। अब हम जानते हैं इसके ऊपर भी फोर्स सेम, इसके ऊपर भी फोर्स सेम, लेकिन अब यहां पर अपने अकॉर्डिंग अगर हम इस फोर्स की इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये वाली डायरेक्शन का फोर्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन 1 2, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स टू 1 मैग्नीट्यूड वाइज तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बट फोर्स ऑन 1 2 फोर्स ऑन 2 1 डायरेक्शन वाइज ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। आई होप सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लेरिफिकेशन के साथ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, करते हैं इसे सॉल्व। कुलाम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द 2 स्टेशनरी पॉइंट masses both have inverse square depends on the distance between the charges and the mass respectively. Compare the strength of these force by the determining the ratio of magnitude, ठीक है, for the protons and for the electrons। चलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। पहले पार्ट में क्या बोला है कि हमारे पास में, ठीक है, हमें किस किस को कंपेयर करना है, तो यहां पर बहुत अच्छे से कुलाम्स लॉ के साथ साथ हमको ग्रेविटेशन फोर्स के साथ में उसको कंपेयर करना है। चलिए तो सबसे पहले चीज समझिएगा, तो सबसे पहले हम कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, समझिएगा।
कि जैसे अब यहां पर पहले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है E और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है E। भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो भी E है और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है वो भी E है, ठीक है। दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन का फोर्स होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर? इनके बीच की जो फोर्स होगा वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? तो वो होगा, अच्छा यहां पर मैं कूलम्ब कांस्टेंट को C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, Q1 Q2, तो Q1 Q2 कितना है? E स्क्वायर, और इनके बीच की डिस्टेंस, तो इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस अपन R स्क्वायर कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये इनके बीच में जो फोर्स होगा, एक मिनट यहां पर, क्योंकि आगे ग्रेविटेशन आना है तो यहां पर हम इस C की पूरी फुल वैल्यू इसको लिखते हैं। तो इसकी पूरी फुल वैल्यू 1/4πε0, ये पहला है। अच्छा, अब यहां पर दूसरी सिचुएशन में अपन कौन सा फोर्स को कंसीडर करेंगे? दैट फोर्स इज ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स में देखिएगा कि एक चार्ज पार्टिकल इधर और वो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर हम लेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहां पर क्या लेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स, ये फोर्स भी यहां पर अट्रैक्शन का फोर्स होगा। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अ अट्रैक्टिव फोर्स। तो फोर्स ऑन ग्रेविटेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल G m1 m2, यानी मास ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R स्क्वायर। ओके, क्लियर? सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अब हमको इसका क्या करना है? इसको कंपेयर करना है किस तरीके से, इसकी स्ट्रेंथ को इनके रेशियो वाइज। अब फिर से इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट लेते हैं अपन। तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का मॉड्यूलस। अब ऊपर क्या हो जाएगा? तो यहां पर है 1/4πε0 E स्क्वायर बाय R स्क्वायर। देन नीचे वाली टर्म G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन बाय R स्क्वायर। अच्छा, अगर आप लोग देखोगे तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल। क्लियर? अच्छा, अब यहां से इसे कंपेयर करते चलेंगे, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। अब यहां पर आप क्या देखोगे? E स्क्वायर और ये सारा टर्म साथ में आ जाएगा, तो 4πε0 G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमने एक्चुअली क्या है कि ये उसकी सिंबॉलिक वैल्यू, सिंबॉलिक फॉर्म में निकाला। बट एक इस तरीके से भी अपन एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई रेशियो ये आया। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यूज के हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखिए, अब यहां पर सारी वैल्यूज को देखते हैं कि E की वैल्यू, E क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में 4π की वैल्यू तो पता ही है, ε0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 और -12 तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2। क्लियर? फिर G की वैल्यू जो होती है, तो वो कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। अब G की निकाली है ना, तो G इधर तो उधर जाके, ठीक है, यहां से देखिए अपन निकाल सकते हैं G की वैल्यू, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2, ठीक है, ये G की वैल्यू। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिर मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ओके, बहुत खूब। अब हम इसे जब इसकी सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो यहां पर देखिए E की जगह पर लग सकते हैं कितना? 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो एज इट इज। पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻12। G की वैल्यू, तो G की वैल्यू हमने यहां देखिए 6.67 इंटू 10⁻11। फिर उसके बाद मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 और मास ऑफ द प्रोटॉन की वैल्यू, ठीक है, 1.6, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻27। अब देखिए इस पूरे को जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इस पूरे का जब कैलकुलेशन होगा तो इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसकी कैलकुलेटिव वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴
पावर 39। तो ये है इसका आंसर। तो हमने इसके दो तरीके से आंसर रिप्रेजेंट करे, एक तो सिर्फ उसके सिंबॉलिक वे में और एक उसकी न्यूमेरिकल बेसिस पे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, आई होप सो समझ में आया होगा। अब इसकी ये जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट आप सभी लोग कीजिएगा, ये आप सभी को होमवर्क में है। कैसे? अब यहां पर उसने बोला टू प्रोटॉन्स, टू प्रोटॉन्स का मतलब इस बार यहां पर और यहां पर दोनों तरफ प्रोटॉन प्रोटॉन रहेंगे। तब ग्रेविटेशन फोर्स, तो मास ऑफ प्रोटॉन होगा, यहां पर चार्ज ऑन प्रोटॉन होगा। ठीक है, तब उसकी वैल्यूज क्या होगी आप इसी तरीके से निकालिएगा। ठीक है, और देखिए कैलकुलेशन से मत डरिएगा, कैलकुलेशन आप लोगों को करके देखना है। जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन करके देखोगे, आपका मैथमेटिक्स में या कैलकुलेशन वाइज आपका माइंड उतना ही ज्यादा शार्प और स्ट्रांग होता चलेगा। चलिए, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर क्या है? एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द electrical force from their mutual attraction when they are 1 angstrom apart। ये डिस्टेंस दी है। चलिए क्वेश्चन को समझिएगा कि एक तरफ कौन है? इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरी तरफ कौन है? प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके बीच की डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉन है। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर, ये वाला है इनके बीच की। अच्छा, अब जैसे इसको अपन सोचिए, जैसे इसको छोड़ेंगे, तो जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये इस तरफ भगेगा और ये इस तरफ भगेगा, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अच्छा, अट्रैक्शन है तो फोर्स है। अच्छा, फोर्स है तो वही है कि जैसे इसको छोड़ेंगे तो ये इधर भागेगा, प्रोटॉन इधर भागेगा, दोनों एक तरफ भागेंगे, तो उनके जब भागते समय तो कितना एक्सेलरेट जनरेट होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहली बात तो दोनों के ऊपर एक चीज मालूम है, दोनों के ऊपर जो फोर्स होगा वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा, बट इक्वल और अपोजिट होगा। तो सबसे पहले अपन फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होना है? 9 × 10 टू द पावर 9, 1/4 एप्सिलॉन नॉट की सीधे वैल्यू रख दी मैंने, फिर Q1 Q2 बाय r²। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 9 × 10 टू द पावर 9, Q1 और Q2 दोनों के ऊपर चार्ज कितना है? E, तो दोनों के ऊपर 1.6 × 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। एंगस्ट्रॉन कितना होगा? तो 10 टू द पावर -10 स्क्वायर। ये आया हमारे पास में किसकी वैल्यू? फोर्स की वैल्यू। अच्छा, अब फोर्स की वैल्यू आई है, तो अब एक चीज और जानते हैं अपन कि फोर्स किसके इक्वल होता है? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मास को मैं उधर भेज देता हूं। तो एक्सेलरेशन का हमारे पास में फॉर्मूला यहां पर क्या बन जाएगा? इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेके अपन चलिए कर ही लेते हैं यहां पर, या फोर्स को ही पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर आगे मैं मास वाला बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 9 अब 16 का स्क्वायर तो 256 होता है, तो 2.56 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा? 19 दूना। ठीक है, तो 19 2 38, और 38 में से अपन 9 को माइनस करेंगे तो 29 डिवाइड बाय नीचे कितना हो जाएगा? 29। अच्छा, 29 भी माइनस का। ठीक है, अब नीचे कितना हो जाएगा? तो नीचे हो जाएगा 10 टू द पावर -20। अच्छा, इसको ऊपर ले जाएंगे जब, तो और मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं। ठीक है, 9 6 54 का 4 कैरी आ जाएगा 5, 9 5 45 50, 9 2 18, 18 + 23 और ठीक है, पॉइंट यहां पर ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -9 न्यूटन। तो जो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो 23.04 × 10 टू द पावर -9 न्यूटन का होगा। अब चलिए, हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सर एक्सेलरेशन किसके ऊपर? तो हमको क्वेश्चन में बताया है, उसने बोला है कि प्रोटॉन के ऊपर भी निकालो और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी निकालो। तो फर्स्ट अपन निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर यानी फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू मास ऑन द इलेक्ट्रॉन, यही होगा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। चलिए, तो फोर्स तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 23.04 × 10 टू द पावर -9। मास ऑन इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 × 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, चलिए अब यहां पर चलिए, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2.53 × 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से याद रखिएगा बात को। चलिए, इसका सेकंड पार्ट अगर क्या हो जाता है, अपन किसके लिए बात कर लेते हैं? प्रोटॉन्स के लिए। तो प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन।
तो फोर्स कितना था हमारे पास, तो 23.04 इंटू 10 टू द पावर -9 और मास ऑफ द प्रोटॉन कितना था 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसके सॉल्यूशन के बाद में आप लोगों के लिए प्रोटॉन के लिए वैल्यू आएगी 14.4 इंटू, अब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर 18, तो इसका आंसर आएगा इतना। तो 14.4 इंटू 10 टू द पावर 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सीलरेट होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एक्सीलरेट होगा जबकि मास ऑफ प्रोटॉन बहुत कम, तो रीजन अपने को समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन से 1837 टाइम्स लाइटर होता है, हल्का होता है। ओके, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 4 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, और 4 पॉइंट चार्जेस QA दे दिया है 2 माइक्रोकूलम, फिर इतना 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 दे दिया है, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ABCD। साइड कितनी दे दी है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑन द फर्स्ट, मतलब ऑन द फर्स्ट माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। चलिए इसे करते हैं। सबसे पहली चीज तो उसने अपने से क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें एक स्क्वायर लेना है, ठीक है, तो एक स्क्वायर बनाते हैं, ये बनाया मैंने। ओके, चलिए ग्रीन, ठीक, ब्लैक, ठीक है। ये अब इसके ऊपर उन्होंने अलग अलग चार्ज पार्टिकल लिए, ठीक है, तो यहां पर ये वाला एक कॉर्नर पर जो चार्ज पार्टिकल है वो है 2 माइक्रोकूलम, फिर यहां पर ये A ये B के ऊपर चार्ज है -5 माइक्रोकूलम, इस पॉइंट C के ऊपर जो चार्ज है वो है 2 माइक्रोकूलम और इस पॉइंट D के ऊपर जो चार्ज है वो है -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। इनकी डिस्टेंस कितनी दे दी है सबकी 10 सेंटीमीटर, चूंकि स्क्वायर है तो सब दूर डिस्टेंस सेम होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है कि एक जो है, ठीक है, कि एक जो फोर्स है ठीक है, और एक यहां से यहां तक। अब बोला है कि एक जो चार्ज है वो कितने 1 माइक्रोकूलम का, ये बीच में यहां पर 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है। अब इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा ये हमें निकाल करके बताना है। चलिए, तो क्या इस क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को डायग्राम के अतिरिक्त किसी और चीज की जरूरत है? चलिए देखते हैं, समझिएगा कि 1 माइक्रोकूलम, अच्छा अब यहां पर समझिए कि ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो सोचिए कि सर यहां से और इसके बीच में कौन सा होगा, तो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इस बी की वजह से, तो इस डायरेक्शन में। क्लियर? अच्छा, इसके फोर्स की वैल्यू क्या होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय दिस डिस्टेंस r²। अब इसके ऊपर देखेंगे तो सर ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन, यानी इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगना है, और वो फोर्स कितना लगना है, ये d। अच्छा, यहां पर फोर्स की वैल्यू देखिए, दोनों चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगे। सिमिलरली इधर अपन अपनाते हैं कि सर इसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन इधर है, और इसके ऊपर फोर्स, अच्छा सॉरी, दोनों गलती हो गई, एक पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव में रिपल्शन, यानी ये वाला इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और इस फोर्स को अपन बोल सकते हैं फोर्स A। अच्छा, ये वाला इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा तो फोर्स C। अच्छा, दोनों एक जो सेम फॉर्मूला होगा 1/Q1 Q2 बाय दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, बोथ आर सेम। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स इसका आंसर कितना होगा 0। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, तो बस थोड़ा सा अपने को अपना दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमने हमारे सोच विचार कर बहुत आराम से इसको निकाल लिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस। अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मिनिमम फोर्स आखिर कितना, तो मिनिमम फोर्स कब होगा, जब चार्ज मिनिमम है,
और दुनिया का सबसे मिनिमम चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। यानी हम लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या बन गया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इनके बीच का फोर्स, तो इनके बीच का फोर्स कितना होगा? तो वो हमें जानते ही हैं, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिक वैल्यू 9 × 10⁹ 1/4π0 की वैल्यू ई स्क्वायर और यहाँ पर बाय डिस्टेंस। अब 9 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन की 1.6 × 10⁻⁻19 और यहाँ पर r तो कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो 9 × 10⁹ इसका कितना हो जाएगा 2.56 × 10⁻, यहाँ पर स्क्वायर 20, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है, तो 23.04 आता है, अभी हाल किया था अपन ने। अच्छा, इसको इससे माइनस करेंगे तो 10⁻⁻29 न्यूटन, तो ये फोर्स होगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि अभी हाल इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट अपन कर चुके हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू डायग्राम, डायग्राम में दिया है टू चार्ज्ड पार्टिकल आर फ्री टू मूव, ये भैया फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है। एट 1 पॉइंट चार्ज, हाउएवर अ थर्ड चार्ज, एक तीसरा पॉइंट चार्ज है, थर्ड चार्ज पार्टिकल कैन बी प्लेस्ड सच दैट, अब तीसरे एक पार्टिकल को हम कैसे प्लेस करें कि ऑल 3 पार्टिकल्स आर इन इक्विलिब्रियम, कि तीनों के तीनों पार्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब हिलना नहीं चाहिए, उनके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए 0, थर्ड पार्टिकल। अब इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले, इज दैट पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्टिकल, यानी जो पहला जो पार्टिकल आप लोगों रखोगे वो इन दोनों के लेफ्ट में रखोगे, इन दोनों के राइट में रखोगे, या इन दोनों के बीच में रखोगे, ये चीज अपने को सोचना है, ठीक है। और फिर दूसरा उसने क्या पूछा है कि शुड द थर्ड पार्टिकल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जो तीसरा पार्टिकल जो यहां रखना है, यहां रखना है, यहां रखना है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये हमें सबसे पहले तो डिसाइड करना है। तो थोड़ा सा समझिएगा, सबसे पहले मैं इस बी पार्ट को निपटाते हैं, ठीक है। और फिर थर्ड और देख लेते हैं, इज दैट इक्विलिब्रियम स्टेट और अनस्टेबल। चलिए देखते हैं स्टेबल और अनस्टेबल ये क्या है। तो पहले अपन इसको पहले 2 पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर समझ जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहली चीज सोचिए कि यहां में कौन सा, अगर मैंने यहां नेगेटिव रखा, तो अगर मैंने यहां नेगेटिव रखा तो ये इसको रिपेल करेगा, वो भी इसको रिपेल करेगा, मतलब रुकने वाले तो नहीं है, ठीक है। सोचिए अगर मैं पॉजिटिव रखूं, तो अगर सोचिए मैंने यहां पर राइट में पॉजिटिव रखा, तो अगर मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करता हूं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में ये इधर अट्रैक्ट होगा और वो भी इधर अट्रैक्ट होगा, तो दोनों ही खींच करके इधर नहीं आ जाएंगे, दोनों ही खींच करके इधर आ जाएंगे, तो क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा? नहीं। अच्छा, अगर इसको मैं दोनों तरफ अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यहां रख दूं, तब क्या होगा कि सर ये दोनों के दोनों फोर्स, इसके ऊपर फोर्स इधर, इसके ऊपर फोर्स, ये दोनों भाग के इधर आएंगे, यही होगा। सोचिए अब अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखता, तो नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर रिपल्शन, इसके ऊपर भी रिपल्शन, दोनों चार्ज भाग के इधर, नेगेटिव इधर रखता तो दोनों चार्ज भाग के इधर आ जाते। ये इतनी बात अब समझ में आ रही होगी। अब यहां पर हम समझ गए कि सर लेफ्ट राइट में तो बिल्कुल नहीं रख सकते, लेफ्ट राइट में नहीं रख सकते, तो फिर हमने सोचा कि फिर कहां रख के देखें, तो इसके बीच में रख के देखें। अब बीच में सबसे पहले सोचिए, अगर मैं नेगेटिव चार्ज अगर बीच में रखूं तो क्या होगा, इसके और इसके बीच में रिपल्शन, ये इसको इधर धक्का देगा, ठीक है, मतलब ये वाला इसको इधर धक्का दे रहा होगा। अच्छा, फिर ये वाला भी तो इसको इधर धक्का दे रहा होगा, ओके। अच्छा, फिर इसको इसके और इसके ऊपर, या फिर इसके और इसके बीच में देखें, तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में, क्लियर। अच्छा, इसके ऊपर अगर रखेंगे तो इसको इधर और इसको इधर रखेगा, देखोगे कि इसके ऊपर नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, रोकने वाला कोई नहीं, तो ये पूरा का पूरा चार्ज इधर नहीं भाग जाएगा, ये पूरा का पूरा चार्ज पार्टिकल इधर नहीं भाग जाएगा। तो देखेंगे तो सर यहां पर इक्विलिब्रियम की स्टेट तो नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, अब यहां पर सेंटर में अपन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्लेस करके देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर प्लेस करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहां पर बहुत अच्छे से समझते जाइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ध्यान देना कि अब इसके सेंटर पे मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया, तो ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले तो इस नेगेटिव नेगेटिव में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी अपन नाम दे देते हैं, ये है फर्स्ट पार्टिकल, ये है सेकंड और ये है थर्ड पार्टिकल। तो सबसे पहले देखिएगा इस फर्स्ट के ऊपर देख रहे हैं, तो इस नेगेटिव नेगेटिव के ऊपर यहां पर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा,
इसके ऊपर देख रहे हैं, तो कौन किसके ऊपर देख रहे हैं, फर्स्ट के ऊपर किसकी वजह से, दूसरे की वजह से, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर लगेगा। अच्छा, यानी ये वाला इसको पुश कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, क्लियर। अब इसी के ऊपर नेगेटिव वाला, इसके ये पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन होगा तो ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। यहां पर कलर मैं थोड़ा सा चेंज करके ये वाला कलर यूज कर लेता हूं ताकि आपको दिखे, ठीक है। अच्छा, इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो इस फोर्स की वैल्यू होगी कि सर 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से, 3 की वजह से, ठीक है। नाउ अगले सिचुएशन इसके ऊपर देखते हैं। तो इसके ऊपर देखेंगे तो सर इसके ऊपर इस बार ये नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स किसके ऊपर देख रहे हैं अपन, सेकंड के ऊपर देख रहे हैं, किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, इस डायरेक्शन में। अच्छा, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में, सर फोर्स हम देख रहे हैं सेकंड के ऊपर थर्ड की वजह से, ये क्लियर। अच्छा, अब देखो ये पॉसिबिलिटी है ना कि हो सकता है कि सर जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये हो। अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, नेट फोर्स 0। अगर ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल आए तो ये भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, नेट फोर्स 0। लेकिन थर्ड के ऊपर तो सोचें, अब सर इसके और इसके बीच में, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, इस फोर्स की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन थर्ड बाय 1। अच्छा, ये वाला इसको इधर खींच रहा होगा, तो इसके ऊपर फोर्स थर्ड किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो अब यहां पर इस पूरे सेगमेंट में हमको यह समझ में आ रहा है कि सर यही एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये भी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो सकता है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो सकता है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होने की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी 2 क्वेश्चंस के आंसर तो आपको यहीं पर मिल गए कि पॉइंट को अपन कहां रखेंगे, तो जो पॉइंट चार्ज है वो कहां रखेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि हमें रखना होगा उन दोनों के बीच में, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में। ओके, नेक्स्ट, वो चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव, तो हमने देखा कि सारा कैलकुलेशन अपन ने किसके हिसाब से किया, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव। तब सेकंड का आंसर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब थर्ड सिचुएशन, इज द इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल। अच्छा, अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल का मीनिंग यहां पर क्या है, कि स्टेबल और अनस्टेबल का मीनिंग यहां पर देखिए, मैं छोटा सा एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे यहां पर क्या है कि ये है हमारे पास एक पानी की बोतल, अब ये मैंने इस तरीके से रखा। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि सर जितना फोर्स ये, ठीक है, नीचे की तरफ लगा रहा है उतना ही फोर्स में इसके ऊपर की तरफ लगा रहा हूं, तो नेट फोर्स इसके ऊपर कितना हो गया, 0। भाई नीचे में जितना फोर्स लगा रहा हूं उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ, नेट फोर्स 0, मतलब, और ये गिर भी नहीं रही है, ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, नेट फोर्स 0, तो आप क्या बोलोगे सर इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। लेकिन अब इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट को जस्ट मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ऐसे कर दी, अब ऐसे कर दूं, जस्ट उसकी पोजीशन को थोड़ा सा जस्ट चेंज करो और छोड़ दूंगा, तो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है ये कि ये अनस्टेबल आ गया। ये कैसे स्टेज हो गई इसकी, अनस्टेबल। तो सर ये इक्विलिब्रियम में है, बट कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम को समझते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम को क्या है कि सोचिए कि मैंने इसको यहां से धागा बांध करके ऐसे लटका दिया, ये ऐसे, ठीक है। अब जैसे धागा बांध करके ऐसे लटका दिया, अब सोचिए, अब वही चीज है कि ये जितना फोर्स स्ट्रिंग धागे के अंदर टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ डेवलप हो रहा है, इसका फोर्स नीचे की तरफ, इक्विलिब्रियम स्टेट, नेट फोर्स 0। अब सोचिए इसे मैं थोड़ा सा प्लेस करूं ऐसे करके और फिर छोड़ दूं, तो आप क्या देखोगे, ये ऑटोमेटिकली वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली वापस अपनी पोजीशन में आ रहा है, तो इसे हम कौन सा इक्विलिब्रियम कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम समझ में आए, है तो दोनों, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की थोड़ा सा भी अपन ने चेंज करा सब गड़बड़। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मैंने माचिस की तीली से, ठीक है, या माचिस की तीली से मैंने एक छोटा सा घर या ताश के पत्तों का, अब ताश के पत्तों को एक छोटा सा झटका देते तो आपने देखा लाइन से पूरा सब सिस्टम बिगड़ जाता है। मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि हमें अभी तक तो वो बिल्कुल लिख रहे, लेकिन थोड़ा सा भी सेगमेंट, थोड़ा सा भी हिला तो भर भरा के सब खेल खत्म, ठीक है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि अगर अपन ने उसको चेंज कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली वापस अपनी पोजीशन को ले आएगा। तो हमें यहां पर देखना है कि ये वाला जो सेगमेंट है इस वाले क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम स्टेट है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है या स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सोचिए, अब सोचिए कि मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में है, अब मैं इस थर्ड पार्टिकल को थोड़ा सा इस तरफ पुश कर, थोड़ा सा इधर, हल्का सा। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको इधर किया तो अपन क्या देखेंगे कि सर जैसे इसको इधर किया तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा,
और इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए कि जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ प्लेस किया, थोड़ा सा, तो इनके बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर ये कम हो गई, तो डिस्टेंस कम हो गई तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी सर ये पार्टिकल अब किस तरफ मूव कर जाएगा? इस तरफ मूव करेगा। अच्छा, इस तरफ मूव करते ही चले जाएगा, क्या वापस अपनी पोजीशन पे आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा भी हिलाया, पूरा सिस्टम भड़बड़ा के सारे पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन के साथ सब इधर उधर भाग जाएंगे, ये अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाएंगे। यानी ये कौन सा बना पा रहे हैं? तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बना रहे हैं। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत बढ़िया। तो आई होप से क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है स्टूडेंट्स? अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, देखिए समझिएगा, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्ज। ठीक है, क्यू शो दैट द सिस्टम 3 चार्ज विल बी इक्विलिब्रियम, और क्यू की वैल्यू 4 होगी। चलिए समझिएगा, वही क्वेश्चन है, उसका थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेसिस पे, मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेसिस पे उस क्वेश्चन को लाया। पहले पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, मतलब क्वेश्चन से थ्योरेटिकल पार्ट समझा, अब यहां पर समझिए कि क्या है कि 2 चार्ज पार्टिकल है, ये इसके ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज है, क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है, अब तीसरा जो चार्ज पार्टिकल है इसके ठीक कहां रखा है? इसके ठीक सेंटर पे, और उस चार्ज की वैल्यू कितनी है? क्यू। ठीक है, अच्छा, अब इक्विलिब्रियम में आने के लिए अब अपन को मालूम है कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव। तो याद रखिएगा कि अगर दोनों सिमिलर चार्ज हैं, ठीक है, सिमिलर चार्ज हैं, तो उसके बीच में हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज रखना है इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, और कहां? उसके सेंटर पे। ठीक है, अब सेंटर पे अपन ने रख दिया है और अपने को इस क्यू की वैल्यू निकालना है। तो चलिए फिर से समझिएगा, मैं इसे नाम देता हूं 1 2 3। अच्छा, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा उसकी वजह से, तो फोर्स ऑन 1, ठीक है, फोर्स 1 लगेगा 3 की वजह से, फोर्स ऑफ रिपल्शन। अच्छा, ये इसको अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो इसके ऊपर फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से? 2 की वजह से। अच्छा, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 बाय 1, और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 बाय 3। अच्छा, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स ऑन 3 बाय 2, और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 3 बाय 1। ओके, अब अपने को चार्ज की वैल्यू, अब अपन जानते हैं कि क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इन दोनों के ऊपर फोर्स, इसके ये वाला जो फोर्स है इसके इक्वल होगा, ये वाला फोर्स इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, सारे फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होंगे। चलिए तो इसे 2 तरीके से करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इस फर्स्ट को लेकर के करता हूं, फर्स्ट वाले के ऊपर। तो फर्स्ट वाला यानी मैं निकाल रहा हूं फोर्स 1 3, ध्यान से देखिएगा फोर्स 1 3 कौन सा है। ठीक है, तो एक और चीज, मैं यहां पर से यहां तक कितनी डिस्टेंस r कंसीडर कर रहा हूं, और ये डिस्टेंस r, इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस r और यहां से यहां तक की डिस्टेंस r। फोर्स 1 3 को अपन कंसीडर करते हैं। तो देखिए फोर्स 1 3 किसके इक्वल होना चाहिए? फोर्स 1 2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही है। ठीक है, चलिए तो अपन फोर्स 1 3 की फॉर्मूला लगाते हैं। तो कूलम्ब कांस्टेंट C लिख लेते हैं, Q1 Q2, तो इसका और इसका, तो चार्ज कितना है? Q स्क्वायर। अच्छा, यहां से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? वो है 2r, तो 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अपन 1 2 ये वाला देख रहे हैं, यानी इन दोनों के बीच का फोर्स 1 और 2, यानी 1 और 2 के बीच का फोर्स, तो उसका क्या हो जाएगा? कूलम्ब कांस्टेंट C इन दोनों के बीच का Q। ठीक है, फिर से मैं बार बार बोल रहा हूं कि फॉर्मूले में अपन इनके नेचर को नहीं लिखते हैं, नेचर से हम अट्रैक्शन और रिपल्शन को देखेंगे। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस r। अब यहां से अपन देखेंगे, इससे ये कैंसल, एक Q से एक Q कैंसल। ठीक है, अब यहां पर और चीजें समझ लो, तो Q यहां पर कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर, और यहां पर कितना हो जाएगा? Q बाय r स्क्वायर। इससे ये कैंसल, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, स्मॉल q की वैल्यू किसके इक्वल? Q बाय 4। यानी जो छोटा q है, यानी जो सेंटर वाला q है, वो इन दोनों चार्जेस का 1/4 होना चाहिए। ठीक है,
तो एक यहां से अपन ने देखिए, आई होप से समझ में आया होगा कैसे अपन ने इसको सॉल्व करा। अच्छा, थोड़ा सा इसको सेंटर से करके देखें, सेंटर वाले हिस्से से, तो फोर्स 2-1 इज इक्वल टू फोर्स 2-3, ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर कूलम्ब कांस्टेंट हो, इन दोनों के बीच का फोर्स, तो Q बाय आर स्क्वायर, और यहां पर इसके देखे तो कूलम्ब कांस्टेंट, यहां से भी Q बाय आर स्क्वायर। अब देखो सर, सबसे सब 0, तो समझिएगा कि यहां पर क्या है, तो यहां पर ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे से ध्यान देखिएगा कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम की स्टेट, और अपने को अगर चार्ज की वैल्यू निकालना है तब आप जो ये सिस्टम हवा नेट फोर्स इक्वल टू वाला जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, तो वो किसी भी कॉर्नर से लगा करके करिएगा। अगर आप सेंटर से लगा देंगे तो आपका आंसर कभी नहीं आना है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे फोर्स की चार्ज की वैल्यू चाहिए कि कितना चार्ज बीच में रखे तो कितना होना चाहिए, उसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको स्टूडेंट्स क्या करना होगा, तो इन कॉर्नर वाले चार्ज की वैल्यू से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, मिडिल वाले से नहीं, वरना बहुत मिस्टेक हो जाएगी। ओके, सभी को अच्छे से समझ में आया? तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? Two particles having charge plus 8q minus 2q are fixed at distance L. उन दोनों के बीच की डिस्टेंस L है। Where in the line joining the two charges a proton be placed so that it is an equilibrium, ठीक है, it that equilibrium stable और unstable। चलिए फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, अच्छे से समझिए फिर से। यहां पर क्या है, दो चार्ज पार्टिकल है, एक यहां पर जिसकी वैल्यू कितनी है प्लस 8q, दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या है, यहां कहीं पर है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2q, और इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी है स्टूडेंट L। क्वेश्चन में अपने को बोल रखा है। अच्छा, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन ये जानते हो, मैं इसको आगे डायग्राम के लिए 1-2 नाम दे देता है। ओके, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज। अब उसने बोला एक प्रोटॉन को हम कहां प्लेस करें, ठीक है, तो प्रोटॉन को कहां प्लेस करें कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो समझिएगा स्टूडेंट, अगर मैं प्रोटॉन को यहां प्लेस करता हूं, सोचिए, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन, और वो उसको नेगेटिव से अट्रैक्ट करेगा। तो अब सोचिए ना कि सर ये तो छोटा है, ये बड़ा है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा, यानी उधर ही भगा देगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं आ सकता। अब उस प्रोटॉन को यहां बीच में रखें, हम उस प्रोटॉन को यहां कहीं बीच में रखें, तो बीच में अगर इसके सेंटर पे अगर मैं पुट करता हूं तो सर ये इसका रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, इस तरीके से एक सिचुएशन बनेगी। सोचिए, अगर मैं इस प्रोटॉन को इनको जोड़ने वाली लाइन पर इस थर्ड पार्टिकल को यहां कहीं पर पुट कर दूं, तो सोचिएगा कि ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन है मतलब पॉजिटिव ऐसा। अब इन दोनों के ऊपर, ठीक है, इन दोनों के ऊपर तो क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ठीक है। कौन रिपेल करेगा, देखिए, तो ये फोर्स ऑन थर्ड बाय दी 1। ओके, अच्छा, फिर ये वाला इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। अब कोई सोचेगा सर ये तो दूर से है, तो देखिए डिस्टेंस बढ़ गई ना, डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स की वैल्यू कम हो गई, वो यहां पर चार्ज कम है तो डिस्टेंस कम है तो फोर्स की वैल्यू बढ़ गई होगी। अच्छा, इसके ऊपर फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, फोर्स लग रहा है तीसरे के ऊपर बाय 2 की वजह से। अच्छा, इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर इसकी वजह से, तो इधर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 2 बाय द थर्ड, और इसके ऊपर फोर्स ये वाला दोनों के ऊपर, मतलब सॉरी इसके और इसके ऊपर, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स इधर लगेगा, और ये फोर्स ऑन 2 बाय 1। अच्छा, इसके ऊपर देखेंगे इसकी वजह से, तो इधर लग रहा होगा 1 किसकी वजह से, तो वो 2 की वजह से। अच्छा, इसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, तो फोर्स ऑन 1 थर्ड की वजह से, और ये अपने को इक्विलिब्रियम स्टेट में आते आते दिख रहा है। हाँ सर, अब तो देखिए अपने को डिस्टेंस पूछा है कि कहां रखें, तो मैं यहां से यहां तक की, जैसे ये तो तक तो अपना डायग्राम था, अब यहां मैंने पुट किया, तो मान लेते किस डिस्टेंस पे पुट किया, ये एक्स डिस्टेंस पे पुट किया। ओके, चलिए, अब यार जैसा अपन ने देखा था कि जब भी इस तरीके की क्वेश्चन हो तो अपन हमेशा क्वेश्चन को लास्ट कॉर्नर से सॉल्व करते हैं, तो अब हम इस कॉर्नर वाले टर्म को हीरो मान लेते हैं। चलिए, अब अपन निकालते हैं इसमें फोर्स की वैल्यू। तो इसके ऊपर फोर्स कौन सा है, तो इसके इस कॉर्नर के ऊपर एक फोर्स ऑन थर्ड बाय दी 2 और इज इक्वल टू फोर्स ऑन 3 बाय दी 1। ओके, चलिए,
अब यहां पर इसके तो 3 और 2 के बीच में तो C, थर्ड क्या है तो ये रहा प्रोटॉन, 2 कौन सा है तो वो वहां पर है 2q अपॉन में डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x²। अच्छा, अब 3 के ऊपर फर्स्ट की वजह से तो यहां पर कूलम्ब कांस्टेंट C q1 q2, तो यहां पर कितना है 8q, डिस्टेंस तो डिस्टेंस यहां से यहां तक की तो l प्लस x नहीं होगा का होल स्क्वायर। अच्छा, इसे अपन को और कैलकुलेट करें तो इससे ये कैंसल, ई से ई कैंसल, क्यू से क्यू कैंसल। अच्छा, इसको इधर ले आओ, उसको उस तरफ ले जाओ, तो l प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में x²। अच्छा, यहां पर क्या हो जाएगा 8/2 4 क्लियर। अच्छा, अब देखिए, अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर को उधर पहुंचाएंगे तो l प्लस एक्स बाय एक्स, और यहां पर इसकी वैल्यू √4। अच्छा, अब एक चीज अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर जब भी कोई वैल्यू तो उसकी वैल्यू प्लस माइनस में आती है, यानी l प्लस एक्स अपॉन में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स (+2). अब (+2) आई तो भैया हमको दोनों साइन लेके करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या निकला है, तो अपन पॉजिटिव साइन ले रहे सबसे पहले, फिर अपन दूसरा हिस्से में कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव। पॉजिटिव साइन से क्या समझ में आएगा, तो l प्लस एक्स अपॉन में x प्लस का 2, इसको इस तरफ कर दूं तो l प्लस एक्स 2x, यानी x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा l के, ठीक है। अच्छा, फिर नेगेटिव को देख लेते हैं, तो 8 प्लस एक्स बाय एक्स और -2, इसको उधर ले लेंगे तो l प्लस एक्स और, अच्छा ठीक है, अब इसको इधर ले आऊंगा तो माइनस का 3x इज इक्वल टू l, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का l/3, ठीक है, ये l है स्टूडेंट, माइनस का l/3। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमारे पास तो 2 आंसर्स आ गए। अच्छा, 2 आंसर्स आ गए तो सोचिए कि सर 2 आंसर्स आ गए तो हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए, तो पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा कि हमने l की वैल्यू यानी इस डायरेक्शन में हम जब भी ले रहे थे तो उसको पॉजिटिव ट्रीट कर रहे, ठीक है। तो जब हमने x की वैल्यू l ली, मतलब यहां से हमने x इधर ही माना था, हमने हमारी तरफ से मान के चल रहे थे, तो x इधर आया, यानी इस पॉइंट से इधर रखा था अपन ने, तो इस पॉइंट से इधर के लिए यानी ये वैल्यू हमारे या ये डायरेक्शन हमारे लिए प्लस की बन गई। इसका मतलब हम इस पार्टिकल को यहां रख सकते हैं जिससे ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा, और वो x की वैल्यू इसके इक्वल l डिस्टेंस पर ही होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा l/3 आया, इसका मतलब सोचिए कि अगर मैं अब एक चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा, इस प्रोटॉन को अगर मैं यहां पर l/3 डिस्टेंस पर यहां पर पुट करता, तब क्या होता सोचिए। तो भैया तब इसके इन दोनों के बीच में यहां प्रोटॉन है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता भैया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये इसको इधर खींचता, इसके और इसके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर होता। बात समझ में आई, ठीक है। अगर अपन ने यहां रखा तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इधर, और इन दोनों के बीच, इसके और इसके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स इधर।